उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अगले साल होने को है, लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी है और इसी के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। इन सब तैयारियों के बीच में यानी कि सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ पहुंचे और अलीगढ़ को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। करीब 100 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली इस यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। बता दें आपको कि अलीगढ़ में ये यूनिवर्सिटी जो है 395 ऐसे कॉलेज होंगे जिनसे एफिलिएटेड रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से। बीजेपी भले ही शिलान्यास को विकास से जोड़ रही हो, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक जानकार इसे जाट समुदाय को साधने के तौर पर देख रहे हैं। इसी के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का कुल एरिया 97 एकड़ है और इसे बनाने की जो लागत आएगी वो 101 करोड़ बताई जा रही है। खास बात यह है कि इसके लिए 10 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से। खास बात यह भी है कि इस यूनिवर्सिटी से आसपास के 395 कॉलेज जुड़ेंगे। इतना ही नहीं, अगले 2 साल के भीतर यह परियोजना पूरी भी हो जाएगी और इसके लिए परियोजना की डेडलाइन जनवरी 2023 रखी गई है। राजनीतिक जानकार और विरोधी कुछ भी कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास विजन और मिशन दोनों है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को इस बार कमजोर माना जा रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का यह दौरा बड़ी सियासी चाल बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है ये कि अलीगढ़ में पहले से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो फिर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या आन पड़ी। विरोधी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार तो विकास में जुटी है। हम आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का मौलिक अंतर बताते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 1920 में हुई थी, जबकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आज के दिन 2021 में किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1155 एकड़ एरिया में फैली है, जबकि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी 97 एकड़ एरिया में बनकर तैयार होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ 7 कॉलेज संबंध है, वहीं राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से 395 कॉलेज जुड़ेंगे। एएमयू में 37,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। वहीं राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी यानी आरएमपीयू में पढ़ाई की शुरुआत 2023 से होगी। अलीगढ़ में आज पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है और उस अलीगढ़ में ही इसकी स्थापना की गई जहां एएमयू अक्सर विवादों में रहता है और इसीलिए चुनाव से पहले इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास करने के राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। पीएम मोदी की हुंकार संकेत है कि यूपी चुनाव में इस बार अलीगढ़ बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि अलीगढ़ में होने वाला बड़ा बदलाव चुनावी समीकरण बदलने का मादा रखता है। इस लिहाज से बीजेपी और योगी सरकार ने दांव चल दिया है। यूपी सरकार ने अलीगढ़ को पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की सौगात दी, जिससे बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार किए। पहला तो ये कि इस इलाके में एएमयू की तर्ज पर दूसरी यूनिवर्सिटी खुलने से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और दूसरा, राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलकर जाट सेंटिमेंट को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जिसका सीधा असर जाट वोट बैंक पर पड़ सकता है। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। पश्चिमी यूपी की 50 से ज्यादा सीटों पर जाट समुदाय निर्णायक भूमिका में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इसी समीकरण को साध कर इस इलाके की 68 सीटों में से 59 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की। अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 7 सीटें। 2017 में इन सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हैं। जाट नाराज है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक जाट वोटर्स को साधने के लिए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। बीजेपी को उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी के जरिए युवा उससे जुड़ेंगे। इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले
और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर भी निर्णायक भूमिका में। बीजेपी जानती है कि उन सीटों पर अगर वो टक्कर दे सकती है तो जाट सेंटिमेंट को अपने पक्ष में करना जरूरी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलने की मांग कई साल से उठती रही है। कई बार एएमयू का नाम ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह करने की मांग थी, लेकिन चुनाव के पहले योगी सरकार के इस दाव ने विपक्ष के लिए नई चुनौती पेश कर दी। जी न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में सरकार के हर काम को विपक्ष राजनीति की नजर से देख रहा है, फिर चाहे वो विकास परियोजना ही क्यों ना हो। सवाल यह है कि विपक्ष के इस आरोप में दम कितना है। दरअसल राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट थे और ऐसे में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला विपक्ष को हजम नहीं हो रही। पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी का करीब 6 से 8% जाट आबादी है, जो कि चुनाव में अहम भूमिका निभाती है और कई सीटों पर जीत हार का समीकरण भी तय करती है। जाटों की सबसे ज्यादा संख्या किसी इलाके में उत्तर प्रदेश में है तो वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस इलाके की कुल आबादी का करीब 17% जाट आबादी है, यानी कि हर 100 में 17 आदमी जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वेस्ट यूपी में 30 जिले हैं, जिनमें से 16 जिलों में जाट समुदाय का सीधा असर माना जाता है, यानी कि एक तरह से वो बड़े वोट बैंक हैं और दूसरी ओर विधानसभा की सीटों पर भी निर्णायक असर डालते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 51 विधानसभा सीटों पर अगर बात करें तो जाट जीत और हार की भूमिका तय करने वाला फैक्टर है। ऐसे में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी खोलना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। दरअसल पश्चिमी यूपी के जाट वोटर्स के बीच में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा सम्मान है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में कहीं भी उनके नाम का जिक्र नहीं है। ऐसे में लंबे समय से जाट समुदाय एएमयू का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर करने की मांग कर रहे थे। लखनऊ का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, यानी कि पश्चिमी यूपी में जीत का मतलब है यूपी की सत्ता पर काबिज होना। पश्चिमी यूपी में जाटों की मुस्लिम और दलितों के बाद सबसे बड़ी आबादी है और इस इलाके के 5 मंडलों आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद में आंशिक रूप से बरेली में जाट बेहद प्रभावी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 67 सीटों में बीजेपी को 59 सीटों पर जीत मिली थी। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा किया। 2 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस की झोली में गई थी, जबकि 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल को भी यहां से जीत मिली। बीजेपी एक बार फिर से उसी इतिहास को दोहराना चाहती है और उसकी नजरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन्हीं सीटों पर टिकी हुई है और इस जीत में जाट वोट बैंक सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला नींव रखी गई, आइए आपको बताते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह आखिर थे कौन, क्यों अलीगढ़ में उनके नाम से नया विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, 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 भारत माता की। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वो मुरसन रियासत के जमींदार थे, बहादुरी की वो मिसाल थे और दिलदार इतने कि दिल खोलकर स्कूल कॉलेजों के लिए जमीन दान कर दी, जिनमें से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दान दी गई जमीन भी शामिल है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जिस क्रांति ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया, वो साल था 1915 का, जब उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की निर्वासित सरकार बनाई और उसे नाम दिया आजाद हिंदुस्तान सरकार। इस सरकार में वो राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इससे वो अंग्रेजों के निशाने पर आ गए और अंग्रेज सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप की जमींदारी जब्त कर ली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया में घूम घूम कर आजादी का आंदोलन चलाते रहे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति
अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। राजा महेंद्र प्रताप को 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। आजादी के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह हिंदुस्तान लौटे और 1957 में लोकसभा सांसद चुने गए। राजा महेंद्र प्रताप की दानवीरता और बहादुरी के किस्से आज भी अलीगढ़ में गूंजते हैं और जाट समुदाय राजा महेंद्र प्रताप सिंह को अपना आदर्श मानता है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जल्द ही एक नई यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी के शिलान्यास के बाद इस पर अब युद्ध स्तर पर काम शुरू होगा। जनवरी 2023 इसकी डेडलाइन तय की गई है। आइए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 27 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 7,391 डिग्री कॉलेज हैं। इन कॉलेजेस में 50,21,277 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और इन कॉलेजों में 63% करीब छात्राएं पढ़ती हैं, जबकि 37% छात्र पढ़ाई करते हैं। अब इस लिस्ट में एक नए विश्वविद्यालय का नाम जुड़ेगा। उम्मीद है कि इससे जहां स्टूडेंट्स और स्थानीय लोगों को फायदा होगा, वहीं बीजेपी को भी इससे बड़ी उम्मीदें हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली की इस खबर की। दिल्ली की जर्जर इमारतें एक बार फिर से काल बनी हुई हैं। रविवार को नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने की घटना सामने आई। घटना के बाद राहत बचाव का काम भी चलाया गया, लेकिन ये राहत का काम भी 2 बच्चों की जान नहीं बचा पाया। ऐसे में दिल्ली के पुराने इमारतों पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे, एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। एमसीडी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जब सर्वे कराया तो दिल्ली की डरा देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली नगर निगम ने इस सर्वे में दिल्ली के कुल 6 जोन में यह सर्वे करवाया। इस दौरान कुल 23 लाख इमारतों का सर्वे किया गया और इस सर्वे में 703 इमारतें ऐसी थी जो जर्जर पाई गई हैं। अकेले नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो यहां पर 699 इमारतें जर्जर थी, जबकि दक्षिणी दिल्ली की 4 इमारतें जर्जर पाई गई हैं। दिल्ली में इमारत गिरने की घटना ने निगम के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। हर बार मॉनसून से पहले इसी तरह से सर्वे कराया जाता है। ऐसे में इस घटना से हर कोई हैरान है। इस बार भी दिल्ली के तीनों निगमों को लेकर सर्वे कराया गया था। उत्तरी नगर निगम में कुल 8,34,000 घरों का सर्वे किया गया। वहीं दक्षिणी दिल्ली में 11,44,954 घरों का सर्वे हुआ, जबकि पूर्वी दिल्ली में 3,87,000 इमारतों का सर्वे कराया गया है। दिल्ली में जर्जर इमारत कैसे जानलेवा बन गई, इसकी तस्वीर कल दिल्ली से सामने आई थी, जिसने 2 मासूमों की जिंदगी को पलक झपकते ही छीन लिया। सवाल ऐसे में यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन और दिल्ली में क्या इन जर्जर इमारतों की हकीकत है। आइए दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर हिलाने वाली है। एक मां ने सपने में भी सोचा नहीं था कि उसकी आंखों के सामने ही उसके 2 मासूम बच्चे काल के गाल में समा जाएंगे। सब्जी मंडी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत के हादसे की जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। जानकारी के अनुसार दिल्ली में 60% इमारतें 20 साल से ज्यादा पुरानी हैं और हर साल 45,000 नए मकान बनते हैं, जिसमें 70 से 80% मामलों में निर्माण नियमों का उल्लंघन पाया जाता है। बावजूद इसके घोर लापरवाही बरती जाती है। दिल्ली पुलिस को 11:50 पर सूचना मिली कि यहाँ मलकागंज के ये जो सब्जी मंडी इलाका है, यहाँ पर एक मकान जमींदोज हो गया है। 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है, जहाँ नीचे हलवाई की दुकान थी, जहाँ दूध बेचने का काम होता था। और ये जो है अभी तक ऑपरेशन के जरिए 3 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक बड़ा शख्स है। अस्पताल तीनों को ले जाया जा चुका है और ऑपरेशन अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वो जारी है। आप अभी देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी 2 जेसीबी लगाकर एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और फायर कर्मी जो हैं वो यहाँ पर अभी कोशिश कर रहे हैं। एम्बुलेंस भी तैनात है कि अगर और कैजुअल्टी अगर होती है या फिर और किसी शख्स को अंदर से रेस्क्यू किया जाता है तो उसको बाहर लाया जा सके और उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इसीलिए ये ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है।
ये काफ़ी देख सकते हैं जो तारे हैं, जो तारों का गुंजाल था, इसकी वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक कार थी वो भी धंस गई थी यहाँ पर मलबे के अंदर, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी रेस्क्यू में। लेकिन फिर स्थानीय लोगों की मदद से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और फिर लोगों को निकाला गया। फिर 2 जेसीबी बुलाई गई, जिसके बाद अभी ऑपरेशन जारी है। दिल्ली में जर्जर इमारतों का सर्वे करने का जिम्मा एमसीडी के पास है। मॉनसून से पहले हर साल तीनों नगर निगम के इंजीनियर पुरानी जर्जर इमारतों का सर्वे करते हैं। सर्वे के बाद इंजीनियर कम खतरनाक भवनों की मरम्मत का सुझाव देते हैं। अगर इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है तो इंजीनियर्स खाली करने का नोटिस भी देते हैं। नोटिस भेजने के 1 महीने के अंदर इमारत को खाली करना होता है। जानकारी के मुताबिक मॉनसून से पहले किए गए एक सर्वे में उत्तरी दिल्ली में 699 खतरनाक व जर्जर इमारत घोषित किए गए थे, जबकि 444 इमारतों को खतरनाक पाए जाने पर निगम ने मरम्मत के निर्देश भी दिए थे। लेकिन उसके बावजूद सब्जी मंडी में हादसा हुआ है। टीम न्यूज नेशन। एमसीडी के सर्वे के ये आंकड़े डराने वाले हैं। एमसीडी के सर्वे के बाद इन इमारतों के लिए नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन उसके बाद भी हादसा हो गया। एमसीडी ने अपने सर्वे को 6 जोन में बांटा। अकेले केशवपुरम जोन में 75 इमारतों को खतरनाक श्रेणी वाली लिस्ट में शामिल किया गया। रोहिणी जोन में भी 142 इमारतों को इस लिस्ट में जगह मिली। नरेला की बात करें तो नरेला के 24 बिल्डिंग खतरनाक कैटेगरी में आई है। वहीं सिविल लाइंस के 89 बिल्डिंग इस लिस्ट में शामिल है। सबसे ज्यादा अगर कोई जगह खतरनाक है तो वो करोलबाग का इलाका है। करोलबाग जोन के 348 इमारतें इसमें शामिल की गई। वहीं सिटी एसपी जोन के 21 इमारतों को खतरनाक श्रेणी वाली लिस्ट में जगह मिली है। पूर्वी दिल्ली में 3,87,000 इमारतों का सर्वे कराया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक भी इमारत को खतरनाक श्रेणी में नहीं रखा गया। न्यूज नेशन ने जब ईस्ट एमसीडी के बिल्डिंग सर्वे पर सवाल खड़े किए तो मेयर ने खुद माना कि सर्वे में गड़बड़ी है। अब एक बार फिर से सर्वे कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जांच करवाते हैं, अधिकारीगण कहते हैं। अभी लगभग 1 महीना पहले एक हादसा हुआ था जिसमें बिल्डिंग गिर गई थी, एक व्यक्ति की डेथ भी हुई थी। तब ये प्रश्न आया था कि क्या सभी इमारतें सुरक्षित हैं। हमने उनको कहा था आप बताइए, तो उन्होंने जो उनका डाटा था उस दिन तक का जो डाटा था ये उन्होंने कहा कि हमारी सभी इमारतें सुरक्षित हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो प्रश्न चिन्ह अपने आप लग जाता है। तो मैंने उनको कहा है कि जितनी भी इमारतें हैं इनको तुरंत जांच की जाए, एक बार फिर रिपोर्ट हमें दी जाए। और मैंने अभी फ्राइडे को भी एक लेटर लिखा है, उन्हें कहा है कि आप हमें बताइए, लिखित में बताइए कितनी इमारतें सुरक्षित हैं। जो इमारतें सुरक्षित नहीं हैं उनकी डिटेल बनाई जाए और उनको खाली कराने के आदेश दिए जाए। मेरे साहब, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है, अभी देखा गया जो सब्जी मंडी में भी घटी, 2 बच्चों की जान चली गई, ऐसा लगता है कहीं अधिकारी कोताही बरत रहे हैं, किसकी कमी है जो कि इस तरीके से 3 लाख इमारतों का सर्वे होने के बाद भी एक भी इमारत जो है वो डेंजरस नहीं पाएगी, जबकि कई ऐसी इलाके हैं जहां अनधिकृत कॉलोनियों में डेंजरस इमारतें हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हम भी जाते हैं, जो अपनी कॉलोनियों में जाते हैं हमें लगता है ये डेंजरस है। अभी मेरे वार्ड की मैं जब निरीक्षण पे था मुझे लगा 2-3 इमारतें सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन जब हमारे जेई गए तो उन्होंने जांच की होगी, अपने ढंग से जांच की, उन्होंने सुरक्षित हैं। मैं भी देख के हैरान रह गया। लेकिन उसकी जांच सही ढंग से होनी चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हादसे ना हो। और जो ये हादसा हुआ है, ये हादसा इसलिए पुरानी इमारत को द्वार से डेवलप किया जा रहा था, उस पर जो बीम लगाने चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, इमारत को ढाके द्वार से बनाना चाहिए, वो काम नहीं चल रहा था। चलिए, नेशन 360 डिग्री में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। नेशन 360 डिग्री देख रहे हैं आप। और चलिए, नेशन 360 डिग्री में अब बात जम्मू कश्मीर में आतंक की सफाई की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों पर काल बनकर टूट रहे हैं तो बौखलाकर आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। पुलवामा में पुलिस पर ग्रेनेड से हमला किया गया, आतंकियों को निशाना चूक गया और ग्रेनेड सड़क पर जाकर फट गया। इस ग्रेनेड के फटने से 3 स्थानीय नागरिक इसकी चपेट में आए और घायल हो गए। यह हमला पुलवामा के राजपुरा इलाके में किया गया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। इधर जम्मू के पास राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने राजौरी के मनकोट में एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी से AK-47 समेत भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए।
देखिए हमारे सहयोगी शाहनवाज खान की रिपोर्ट। जम्मू के राजौरी के मनकोट इलाके में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है और एक आतंकवादी को वहां पर मार गिराया गया है। दरअसल जो राजौरी का गंभीर मुगला इलाका है वहां पर पिछले 2 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो यहां पर चलाया जा रहा था। सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट्स मिले थे कि वहां पर कुछ आतंकवादी जो हैं वो छिपे हुए हैं, जिसके बाद वहां पर 2 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कल दोपहर के बाद जब यहां पर कांटेक्ट हुआ है आतंकवादी से, उसके बाद इस आतंकवादी को वहां पर मार गिराया गया है। इस आतंकवादी से सुरक्षा बलों को एक AK-47 राइफल के अलावा 2 मैगजीन और कई राउंड जो हैं वो यहां पर बरामद हुए हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो राजौरी और पुंछ का एरिया है वहां पर लगातार LOC के जरिए जो बॉर्डर पर लश्कर, जैश और हिज्ब के आतंकवादी बैठे हैं वो घुसपैठ की कोशिशें जो है वो कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी थन्ना मंडी में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें वहां पर 3 आतंकवादी जो हैं वो यहां पर मारे गए थे। ऐसे में लगातार बॉर्डर पार से इस समय खबरें हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ लॉन्च पैड्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं और 200 से 300 आतंकवादी जो हैं वो इन लॉन्च पैड्स में बैठे हुए हैं और लगातार घुसपैठ की फिराक में हैं। खास तौर पर जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है उसके बाद इस तरह के इनपुट्स भी हैं कि कई जो आतंकवादी जो तालिबान में काम कर रहे थे तालिबान के साथ, वो अब इन लॉन्च पैड्स में पहुंच चुके हैं और लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सेना है उसका सुरक्षा ग्रिड काफ़ी स्ट्रांग है। यही कारण है कि जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उन्हें यहां पर नाकाम किया जा रहा है और जितने भी आतंकवादी आ रहे हैं उनको मारा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, तुरंत लौट रहा है।